लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे थे, मेटल्स और नॉन मेटल्स यानी धातु और अधातु की बात कर रहे थे, ठीक है। हम लोग नॉर्मल सी बातें बोल रहे हैं कि हिंदी मीडियम से पढ़ा है, ठीक है। ऐसा बात नहीं कि इंग्लिश मीडियम से हम लोग पढ़ा है। हिंदी मीडियम से भी समझ में आती है अच्छी प्रकार से, ठीक है। इंग्लिश मीडियम से भी हमको समझ में आती है, कोई बात नहीं। इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ तक हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं, तो आखिर मेटल्स और नॉन मेटल्स बहुत अधिक बातें हम लोग खत्म कर देते हैं। लगभग हम लोग इसमें से क्या है तो 80% भाग खत्म हो चुका है, ठीक है। कुछ भाग बचा है जो कि जल्दी ही खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। धातु और अधातु यानी नॉन मेटल्स और मेटल्स की बात कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 आता है आपका एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी कुछ ऐसी पॉइंट्स भी है जो हमको आगे जानने की आवश्यकता होगा तो आगे बताया जाएगा, लेकिन हाँ, हम लोग मेन फोकस करेंगे एनसीईआरटी से, बिकॉज एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन कभी नहीं देता है, ठीक है। इसी कारण एनसीईआरटी का हम लोग फोकस करते हुए चलेंगे, लेकिन जहाँ पे समझने लायक एनसीईआरटी की बातें नहीं होगी वहां पे यदि बाहरी से बताने लायक कुछ सवाल होगा वहाँ बताया जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे कुछ बातें बताया गया है, जैसे कि यहाँ पे हमारे एनसीईआरटी में बात किया जाए तो एनसीईआरटी में हमें धातुओं की केमिकल प्रॉपर्टीज में देखिए तो सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन अधातुओं का केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं दिया हुआ है। तब यहाँ समझने वाली बात है कि आप लोगों का यहाँ से क्वेश्चन उठेगा कि आखिर धातु का केमिकल प्रॉपर्टी तो होता है, लेकिन अधातुओं का केमिकल प्रॉपर्टी क्यों नहीं जानते। इस प्रकार से समझा जाए यदि कि धातु का हम लोग भौतिक गुणधर्म पढ़े थे, ठीक है। और भौतिक के साथ साथ अधातु का भी भौतिक पढ़े थे, तो अधातु का इसी प्रकार से रासायनिक गुणधर्म भी तो आना चाहिए ना। इसी कारण से कुछ बातों को लेकर के आए। हाँ, ये बातें समझ में आए तो ठीक है, और समझ में तो आना चाहिए, बहुत ही आसान है, ऐसा बात नहीं कि बहुत भारी, ठीक है। जैसे देखिए हम लोग पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, इसका हिंदी होता है रासायनिक गुणधर्म अधातु, मतलब अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म पढ़ रहे थे। इसमें से हम लोग दो रासायनिक गुणधर्म पढ़ लिए थे, याद होगा आपको कुछ बातें कि अधातुओं की क्रिया हम लोग ऑक्सीजन के साथ करवा करके देख चुके थे। क्या होता है कि जब अधातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है तो अधातु ऑक्साइड, जिसे हम लोग अम्ल ऑक्साइड भी कहते हैं, उसका निर्माण करती है, ठीक है। दूसरी बात है, जब अधातुओं को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो वाटर से वह रिएक्शन नहीं करती थी, बिकॉज कारण बताया क्या था, क्योंकि अधातु कभी भी इलेक्ट्रॉन देते नहीं, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। और जबकि वाटर में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। वाटर का में फॉर्मूला देखिए यही होता है ना, H2O, इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अब हाइड्रोजन को हटाने के लिए इसको इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, जबकि अधातु कभी ऐसा करते नहीं। अधातु क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को तो ग्रहण करते हैं। इसी कारण से यह अधातु जो होते थे जल में से हाइड्रोजन को नहीं निकाल पाते थे, इसी कारण से अधातुएं जल के साथ रिएक्शन नहीं करती है। यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगा। और आज अधातुओं की केमिकल प्रॉपर्टी लास्ट दो और बचा हुआ, इसे पढ़कर खत्म हो जाएगा अधातुओं का केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे, चिंता नहीं कीजिए, पहले यहाँ से हम लोग चलते हैं अधातुओं केमिकल प्रॉपर्टी। यदि तीसरा मैं बात करूं तो तीसरा क्या होता है, अधातुओं को क्रिया करवाना है तनु अम्ल के साथ। तनु अम्ल मतलब डाइल्यूट एसिड होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग धातु की क्रिया भी तनु अम्ल के साथ करवा कर देख लिए थे, इस प्रकार से यहाँ पे अधातु की क्रिया तो तनु अम्ल के साथ करवा के देखेंगे ना। हाँ, रिएक्शन हो तो अच्छी बात है, नहीं हो तो आगे तो देखा जाएगा। रिएक्शन हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो बात ही खत्म, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है, अधातुएं प्रायः तनु अम्ल के साथ क्रिया नहीं करती। अब नहीं करती तो बात खत्म, आप यहाँ तक याद रख सकते हैं। यदि अधातुएं रिएक्शन नहीं करे तो यहाँ तक याद रख सकते हैं। लेकिन आपके मन में तो ऐसा है कि आपके मन में सवाल आना चाहिए कि आखिर क्यों नहीं करती, ये तो बातें चलना चाहिए ना। इसी का लेकर के आए हैं क्या, क्यों, क्योंकि अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं, मतलब अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, वह दान नहीं देते हैं। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में बताऊं तो क्लोरीन अधातु होता है क्या, जबकि सोडियम धातु होता है। सोडियम के बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2, 8 और 1 होता है। ये सब बातें तो जानते होंगे जब आप, यानी बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन को यह देगा। और क्लोरीन की संख्या में बात करूं तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन विन्यास 2, 8 और 7 होता है, यानी बाहरी कक्षा में 7, तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जबकि इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा तो इसी कारण से इसी के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, ग्रहण करता था। और आप ये मेटल्स और नॉन मेटल्स में बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं कि धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन को देते हैं तथा धातु इलेक्ट्रॉन को हमेशा ग्रहण करते हैं। इसी कारण से यहाँ बोला गया है कि धातु इलेक्ट्रॉन को ग्राही होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता नहीं होती है, मतलब कि अधातु इलेक्ट्रॉन को दे नहीं सकते। इसी कारण से हाइड्रोजन आयन को तनु अम्ल में से विस्थापित नहीं कर पाते। विस्थापित मतलब बहुत बार लिखवा चुके, विस्थापित मतलब होता है हटा दे। मतलब कि समझने वाली बात ये है
यहाँ पे अधातुओं के पास इतना क्षमता नहीं होता है कि वह इलेक्ट्रॉन को दान दे सकते। और यहाँ पे हम जानते हैं कि अम्ल में क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि आप कोई भी अम्ल ले लीजिए, जैसे कि हमको धातु करवाना है, अधातु की क्रिया करवा दे, मान लिया जाए धातु हमको कार्बन ले लिए, कार्बन की क्रिया करवा दे HCl से करवा दे, या रिएक्शन होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे आपके मन में होगा क्या HCl भी अम्ल होता है? और भी तो अम्ल होता है, और भी लेते हैं H2SO4, HNO3, ये सब क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है। इसे कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे कहते हैं नाइट्रिक अम्ल, इसे कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सब आप जान चुके हैं बात। इसे मान लिया जाए हम करवा दे क्लोरीन के साथ, तो कर पाएगा क्या? इसे करवा दे सल्फर के साथ, तो कर पाएगा? ये सब अधातु है, अधातु में रिएक्शन कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, तब तो जाकर इसके साथ जुड़ेगा ना। यदि इसके साथ जोड़ना है तो हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा तब तो जाकर क्लोरीन जुड़ेगा ना। इसी प्रकार से सल्फर को यदि इसके साथ रिएक्शन करना होगा तो हाइड्रोजन को पहले हटाना पड़ेगा, जबकि अधातुओं के पास यह क्षमता नहीं होती है कि वह इलेक्ट्रॉन को दे सकता है। इसी कारण से क्या होते हैं? अधातुएं तनु अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करते, मतलब रिएक्शन तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन को हटा नहीं पाएंगे, और ये हटा नहीं पाएंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। सिंपल सी बात है। सुनो ध्यान से, यहाँ पे यदि इसकी क्षमता कम होती तब ना। यहाँ पे देखिए, कल बताया गया था आपको पिछले लेक्चर में, यहाँ पे हाइड्रोजन भी क्या है? अधातु है, लेकिन यह क्या करता है? धातु के जैसा व्यवहार करता है, मतलब कि यह धातु के जैसा गुण दर्शाता है। समझ में आई बात है? जबकि वो तो बात रही अधातु का, अधातु कैसे रिएक्शन कर पाएगा? समझ में आई बात है? ये आपको बातें बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो, समझ में आई बात है? आगे चलते हैं। एक लास्ट गुण है, लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी आता है अधातुओं की, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद साल्ट सॉल्यूशन। साल्ट सॉल्यूशन मतलब होता है लवण विलयन बोला जाता है। साल्ट मतलब लवण और सॉल्यूशन मतलब विलयन बोला जाता है। बातें आप लोग जानते हैं, इसी कारण बोले हम लोग हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, अधातुओं की क्रिया यदि लवण विलयन के साथ करवाए तब क्या होगा, यह समझते हैं ना। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा गया, सभी अधातुएं लवण विलयन के साथ क्रिया नहीं करती, बात ही खत्म हो गई। सभी अधातु मतलब कि कुछ अधातु है ऐसा जो रिएक्शन करेगा, लेकिन सभी अधातुएं लवण विलयन के साथ क्रिया नहीं करती। लेकिन जिन अधातुओं की क्रियाशीलता लवण विलयन में उपस्थित अधातु से अधिक होती है, वह अधातु लवण विलयन के साथ क्रिया कर लेती है। बातें समझ में नहीं आया होगा, चलते हैं आगे एग्जाम्पल लेते, एग्जाम्पल से आगे क्लियर करते हैं। हमने लिया एक लवण विलयन NaBr, सोडियम ब्रोमाइड बोला जाता है। समझ में आई बात है क्या? सोडियम ब्रोमाइड की क्रिया में करा दूं सल्फर के साथ, तो यह रिएक्शन करेगा क्या? ध्यान से देखिएगा, सल्फर भी क्या है? एक अधातु है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, यह एक होता है साल्ट सॉल्यूशन, जिसे हम लोग बोलते हैं लवण विलयन। लवण विलयन में उपस्थित अधातु, कौन अधातु है? ये अधातु, ये धातु, इतना तो पहचानने आ जाएगा ना। अधातु धातु क्या होता है? ये तो धातु क्या हो गया? सोडियम। अधातु क्या हो गया? ब्रोमीन हो गया। तो ब्रोमीन अधातु है, लेकिन क्या हुआ? इसकी क्रियाशीलता से सल्फर की क्रियाशीलता कम होती है, मान लिया जाए, ऐसा तो जानते हैं, ठीक है। तो यह इसके साथ क्रिया कर पाएगा क्या? ध्यान से देखिएगा, यदि इसकी क्रियाशीलता ब्रोमीन से ज्यादा होता ना, तो Na इसके साथ जाकर के जुड़ जाता। इसी कारण से यहाँ पे लिखा हुआ उपस्थित अधातु से अधिक होती है, तो वह अधातु लवण विलयन से क्रिया कर लेती है। मतलब कि यह रिएक्शन करवाए तो होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन यही क्रिया मैं करवा दूं NaBr, सोडियम ब्रोमाइड की क्रिया मैं क्लोरीन के साथ करवा दूं तो होगा क्या? बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि क्लोरीन की क्रियाशीलता ब्रोमीन से ज्यादा होती है, और ज्यादा होगा तो इसको हटा देगा और Na के साथ जाकर के जुड़ जाएगा और बना देता है क्या? NaCl, NaCl प्लस में ब्रोमीन गैस बाहर निकल जाती है। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे बैलेंस नहीं, तो बैलेंस तो आप लोग कर लीजिएगा। ब्रोमीन 2 है, 2 लगा दीजिए। अब सोडियम भी 2 हो गया तो 2 यहाँ लगा दे, क्लोरीन 2, 2, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो, क्योंकि इसकी क्रियाशीलता इससे कम है। यही बात है यहाँ पे लिखा है कि अधातु की क्रियाशीलता यदि लवण विलयन में उपस्थित अधातु से अधिक होगा, वह अधातु लवण विलयन के साथ क्रिया कर लेती है। अन्यथा यह संभव नहीं होता कि सभी अधातुएं लवण विलयन के साथ क्रिया करें। समझ में आई बात है? ये था आपका इतना केमिकल प्रॉपर्टीज अधातुओं की। अब आगे चलते हैं, हम लोग धातुओं की क्रिया करवाते हैं अधातु के साथ। ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धातु की क्रिया, धातु की क्रिया अधातु के साथ।
अब ध्यान से समझे यहाँ पे, तो धातु हम लोग पढ़ चुके हैं और अधातु भी पढ़ चुके हैं। तो क्या धातु और अधातु रिएक्शन करता है क्या? बिल्कुल बातें हैं, आपके मन में तो चल रहा होगा Na धातु है, Cl अधातु है, तो दोनों रिएक्शन नहीं करता है क्या? करता है ना। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि धातु अधातु से रिएक्शन किस प्रकार करता है। तो पहले आप इतना उतारिए, इसके बाद आगे चलते हैं, ताकि यहाँ पे नहीं अट पाएगा। आगे इसे इरेज करके बहुत अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे चलिए ये देखते हैं। अब ये बातें देख करके आपको डर तो नहीं लग रहा है? देखिए ऐसा होता है कि देखिए कुछ बातें ऐसी होती है कि हमें देख कर तो डर लगता है, लेकिन क्या बातें कि जो देख करके डर लगे, ऐसा हमको उससे डरना तो नहीं चाहिए, ठीक है। जो दिखता है कभी वह ऐसा होता नहीं। देखिए बातें तो बहुत बड़ी लिखा हुआ है कि धातुओं की क्रिया धातु के साथ करवाना है, तो बातें बहुत बड़ी है, लेकिन डोंट वेरी, कोई बात नहीं, बहुत ही आसान चैप्टर है। बहुत आसान चैप्टर बोल रहे हैं, चैप्टर तो ऐसे है ही आसान, लेकिन चैप्टर में यह जो एक छोटा सा टॉपिक है ना, यह भी बहुत आसान है। धीरे धीरे करके हम लोग इसे भी कंप्लीट कर देंगे, जैसे कि हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक चलते हैं। तो अब यहाँ तक हम लोग जो पीछे पढ़ चुके हैं, मतलब धातु अधातु जितना भी था उसका भौतिक प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सब खत्म हो गया। अब एक लास्ट है कि धातु क्या अधातु के साथ क्रिया करती है, या तो ऐसे भी तो बोल सकते हैं हम ना कि अधातु क्या धातुओं के साथ क्रिया करती है। दोनों प्रकार से तो बोला जा सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? दोनों प्रकार से बोल सकते हैं ना। तो यहाँ पे कुछ बातें लिखकर हम लाए हैं, ताकि आप लोग लिखकर आराम से समझ सकते हैं। ऐसे तो समझना है हमें, विदाउट याद तो करना नहीं है, आराम से समझते हैं, ताकि हाँ हमें समझ में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं हो और ज्यादा समय ना लगे। नहीं तो हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए इनर्ट गैस है यानी अक्रिय गैस है, इसके बारे में हम लोग लिख कर पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा चला जाएगा, लेकिन इसको लेकर आया बस हमें मकसद इस बात का होना चाहिए कि हमें समझ में आनी चाहिए। ध्यान से देखिएगा क्या बोला जा रहा है, धातुएं अधातु के साथ या मतलब कि हो सकता है कि धातु अधातु के साथ क्रिया कर रहा है, या तो अधातुएं धातु के साथ क्रिया कर रही है। अरे भाई दोनों तो एक ही है ना, या तो धातु अधातु के साथ क्रिया कर ले, या तो अधातु धातु के साथ क्रिया कर ले, बात तो बराबर है ना। वही बोला गया है कि धातुएं अधातु के साथ क्रिया या अधातु धातु के साथ क्रिया अपने अस्थायित्व, अस्थायित्व मतलब होता है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी समझ में नहीं आता है? जैसे कि आपको पता है कि हर इंसान अपने लाइफ में क्या पाना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, मतलब अस्थायी होना चाहता है, ताकि हाँ हम अपना लाइफ को अच्छी तरह से मतलब कि गुजार सकते हैं। सेम प्रॉपर्टी इसमें भी अप्लाई होता है, समझ में आई बातें? मतलब हर एक परमाणु चाहता है कि हम अपने क्या हो जाए, हम स्टेबल हो जाए। इसी का वो स्टेबल यानी अस्थाई, अस्थाई मतलब कि हमें कूदना फिरना नहीं पड़े, समझ में आई बात है? अब आगे भी पढ़ेंगे कि अस्थाई क्या होता है क्या नहीं होता है, डोंट वरी, चिंता करने की कोई बात है। अस्थाई यानी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी अर्थात अर्थात हम कह सकते हैं, अर्थात में एक और टॉपिक आता है, जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं अस्थायित्व या अर्थात स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं, या तो यहाँ पे समझ में आनी चाहिए हमें कि धातु अधातु के साथ क्रिया अपने अस्थायित्व अर्थात अक्रिय गैसों की संयोजकता, संयोजकता यहाँ पे बोला गया, संयोजकता गलत है, यहाँ पे हो जाएगा अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। तो अक्रिय गैसों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए करते हैं। अभी बातें दिमाग में आपका नहीं गया होगा, कोई बात नहीं, हम समझाने के लिए आगे समझेंगे। अब आगे एक बातें लिखाएगा जो कि क्लास 9। अब ऐसा बात है कि 9th क्लास में तो सब भूल गए होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ बातें याद होगा। ऐसा भी बोलेंगे तो आपको कुछ बातें तो याद आना चाहिए कि नहीं नहीं ऐसी बातें पढ़े थे। ध्यान से देखिए, चूंकि हम जानते हैं कि प्रत्येक परमाणु चाहे वह धातु हो या अधातु, धातु है या अधातु, मतलब कि हम जानते हैं कि 118 मेटल्स है, यानी मेटल्स, मेटल्स बोलना गलत होगा, मेटल्स तो है नहीं, मेटल चलो धातु हो जाता है। 118 क्या है, एलिमेंट्स है यानी तत्व है। 118 में से कुछ धातु कुछ अधातु कुछ उपधातु है, मतलब मैक्सिमम ऑफ क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में धातु है और बहुत ही कम मात्रा में उपधातु है और उससे ज्यादा मात्रा में अधातु है, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है कि चाहे वह धातु हो या अधातु, कोई भी परमाणु हो, चाहे वह धातु है या धातु, वह हमेशा अपने नजदीकी अक्रिय गैस के जैसा बनना चाहता है। अब भाई बातें आती है कि अक्रिय गैस होता क्या है, ऐसा क्या फंडामेंटल है कि सभी परमाणु चाहते हैं, सभी तत्व चाहते हैं, सभी धातुएं चाहते हैं, सभी अधातुएं चाहते हैं कि हम अक्रिय गैसों के जैसा बने। बोले ना कि अक्रिय गैस समझना पड़ेगा, हम समझेंगे इसे बहुत अच्छी तरीका से पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक यहाँ हमें समझना चाहिए
कि सभी परमाणु चाहते हैं कि हम अक्रिय गैस की शहर से बनना चाहे। और ऊपर तो आपको बातें समझ में आ गया होगा कि धातु अधातु के साथ रिएक्शन काहे करेगा, या तो अधातु धातु के साथ रिएक्शन क्यों करेगा, क्योंकि वह अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पाना चाहता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब ऐसा नहीं होता है कि देखिए कोई इंसान गरीब है, कोई इंसान स्टेबल हो गया मतलब कि बहुत अच्छी तरीका से मतलब वो सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। अब सक्सेसफुल होने का मतलब उसके पास सब कुछ है, तो वह गरीब इंसान मतलब कि जो कम है वह क्या चाहेगा कि हम भी इसके जैसा बन जाए ना। इसी प्रकार से बहुत सारे परमाणु होते हैं जो, और इसमें से कई ऐसे परमाणु होते हैं जो पहले से स्टेबल होता है। स्टेबल मतलब किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। स्टेबल मतलब ये बातें हम अच्छी तरह समझते हैं कि स्टेबल मतलब कि देखिए जो अस्थाई हो जाता है। अस्थाई मतलब कि वह दौड़ धूप नहीं करेगा। अब यहाँ पे दौड़ धूप का मतलब नहीं है, यहाँ पे मतलब यह है कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे धातु अधातु के साथ रिएक्शन कर रहा है, मतलब कि धातु को भी कुछ चाहिए और अधातु को भी कुछ चाहिए, तभी तो रिएक्शन कर रहा है ना। हमें कुछ चाहिए तभी तो हम लोग दौड़ धूप करते हैं ना। इसी प्रकार से यहाँ पे धातु को भी कुछ चाहिए होता है, अधातु को भी चाहिए होता है, लेकिन अक्रिय गैसों को कुछ नहीं चाहिए होता है। ये अस्टेबल हो जाते हैं, अस्टेबल रहते हैं। इसी कारण यह किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, मारधाड़ होगा ही नहीं, मतलब रिएक्शन ही नहीं करेगा, किसी के साथ क्रिया प्रतिक्रिया नहीं करना। लेकिन धातु अधातु करते हैं। अब हमें पढ़ना पड़ेगा नोबेल गैस, इनर्ट गैस होती क्या है, तभी इस बातों को हम बहुत अच्छी तरह से समझेंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, सब कुछ आएगा। पहले देखते हैं नोबेल गैस क्या होते हैं, लिखेंगे पहले नोबेल गैस। नोबेल गैस को हम लोग इनर्ट भी गैस कहते हैं, इसे हम लोग इंग्लिश में अक्रिय गैस कहते हैं, जो कि लिखा हुआ अक्रिय गैस वैसे तत्व होते हैं जो प्रकृति में अस्थाई होते हैं। अर्थात ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, ये अर्थात ये किसी के साथ क्रिया नहीं करते, क्योंकि इनके बाह्यतम, बाह्यतम मतलब होता है बाहरी, कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। हीलियम एक ऐसा अक्रिय गैस है जिसके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। अब आती है बातें समझने वाली। अब यहाँ पे आपका सवाल होगा कि बात तो समझ में आ गया, यहाँ तक कैसे आ गया, इतना आसान भी तो बात नहीं होता ना, सब समझ में आएगा, डोंट वरी, चिंता मत लीजिए। अभी चलते हैं, हम लोग जानेंगे कि अक्रिय गैस होते कौन कौन है। आपको याद रख लेना है, ज्यादा नहीं 6 होता है, 6 में से भी कम करे तो आपको 3 याद रखना। वैसे तो आप पीछे पढ़े होंगे, क्लास 9th में ये बातें आ जाती है, इसलिए बोला जाता है थोड़ा सा पीछे की बातें याद रखा कीजिए, पीछे का रिविजन कर लेते, थोड़ा सा अच्छा से आपको समझ में आ जाता। ध्यान से देखिएगा, अक्रिय गैस क्या होते हैं। अक्रिय गैस थोड़ा सा हम लिखवा दे रहे हैं। अक्रिय गैस नाम से ही पता चल रहा है भाई कि अक्रिय मतलब क्रियाशील होता था तो क्रियाशील लिखा जाता है, अक्रिय मतलब किसी के साथ क्रिया नहीं करेगा, जैसे कि हम जानते हैं। He मतलब होता है हीलियम, नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा। हीलियम का परमाणु संख्या होता है 2, परमाणु संख्या लिख रहे हैं यहाँ पे, परमाणु, परमाणु संख्या मतलब कितना में पाया जाता है,
हीलियम का परमाणु संख्या तो जानते हैं ना, हाइड्रोजन का 1 तो हीलियम का 2, तो हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं होता है, हीलियम होता है। हीलियम के बाद जानेंगे नियोन। नियोन का होता है 10। नियोन के बाद होता है आर्गन। आर्गन का 18 परमाणु संख्या, इसका 18। आर्गन के बाद होता है क्रिप्टन, के आर। क्रिप्टन का परमाणु संख्या 36। इसके बाद क्रिप्टन के बाद होता है जेनोन, एक्स ई। जेनोन का होता है 54। इसके बाद होता है रेडॉन, आर एन। रेडॉन का होता है 86। इतना तक बातें याद नहीं रखना आपको, केवल एक बातें याद रखना, 1 2 3 याद रख लीजिएगा। हीलियम का 2, नियोन का 10, आर्गन का 18, इतना बातें जानो। ये सब थोड़ा सा देखिए, अब लिखवा तो दिया गया है, लेकिन सब बातों को गौर ना कीजिए तो ही आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि थोड़ा सा होता है नहीं कि हमारे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, सर पे जैसा लोड हो जाता है कि नहीं इतना सारा पढ़ना, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। इसी कारण सबको छोड़ दो, ठीक है, आगे आएगा तो पढ़ाया जाएगा। अभी हमको केवल 3 ये वाला याद रख लीजिए तो आपके लिए बेस्ट है। ऐसा तो पढ़ने के लिए बहुत सारा किताबें से, बहुत सारी किताबें, बहुत कुछ नॉलेज बचा हुआ है, लेकिन हमको जितना भी सफिशिएंट है उतनी ही बातों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। आखिर ये क्या समझ में आ गई बात है, सबका नाम तो पता है, हीलियम, नियोन, आर्गन, बस याद रखिए इतना तक। आगे लिखना चाहते तो लिख लीजिएगा, इसका क्रिप्टन, इसका जेनॉन और इसका रेडॉन। इसका जेनॉन, रेडॉन, रेडॉन मतलब रेडॉन का परमाणु संख्या 86 होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक बातों को हम समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल में लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं NaCl। ये बहुत फेमस है भाई, ये बहुत फेमस है। मतलब कि ये देखिए, ये जो रिएक्शन है ना, NaCl, सोडियम क्लोराइड, हमेशा आपको ये वाला रिएक्शन करवाया जाएगा। मतलब कि फेमस है, ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, सोडियम धातु, क्लोरीन अधातु, दोनों आपस में रिएक्शन काहे करेगा, समझने वाली बात है। तो समझना यहाँ पे क्या है, अब ध्यान से देखिएगा। सोडियम का परमाणु संख्या आपको पता होगा, बहुत अच्छी बात है, पता है ना। सोडियम का परमाणु संख्या 11, क्लोरीन का 17 होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आ गए तो बल्ले बल्ले, मतलब आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ आएगा। आता है क्या, सब लोग जाने होंगे क्लास 9 में, 1s 2s 2p 3s 3p। यदि इस फॉर्मूला के द्वारा निकाले तो आपको निकालने आता होगा, यदि निकाल करके आप बता सकते तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको लिखने भी आएगा तो मेरे साथ साथ लिखिएगा, बहुत आसान होगा। जैसे मैं सोडियम का परमाणु संख्या मानूं तो 11 होता है, मानना क्या है भाई, होता ही है। तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 और परमाणु संख्या 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले तो 2 8 और 1। एक को मैं बता देता हूँ सोडियम का, जैसे देखिए सोडियम का निकाले तो क्या होता है, 1s 2s 2p 3s, यहाँ तक चले तो अड़ जाएगा। बिकॉज जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, बार बार नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको लगा क्लास 9 नहीं पढ़े क्या नहीं है। बस याद रखिएगा, जितना परमाणु संख्या उतना इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु संख्या 11 तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसके में 11, मतलब सोडियम में कितना इलेक्ट्रॉन, 11 में इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो 11 में इलेक्ट्रॉन भरना है। अब आपको पता होगा मतलब एस, ये उपकक्षा होता है, SPDF 4 उपकक्षा होते हैं, यानी पहला उपकक्षा में एस में कितना 2, इसके बाद भी एस है तो 2, इसमें इसमें कितना 6, मैक्सिमम 6 भरा जा सकता है, कम से कम 1 2 3 कितना भी चाहिए उतना भर सकते हैं। अब इसमें कितना भरा जा सकता है, 2 2 4 6 2 8 2 10 तो हो गया, हमारा को चाहिए कितना, 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें सल्फर, यहाँ पे एस उपकक्षा है, एस में हमको 2 भर सकते थे मैक्सिमम, लेकिन हमको चाहिए नहीं ना भाई, 6 4 10 2 12 हो जाएगा, लेकिन हमको चाहिए 11, इसी का इसमें 1 भरा जाता है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आती होगी बात। अब देखो ध्यान से, एक वाला को अलग लिखे, एक में कितना है 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 लिख दिए। मतलब कि ये बताता है कि पहली कक्षा, यदि मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे बनता है, एगो दूगो तीन गो। तीन गो क्यों, क्योंकि देखो 1 2 3 कक्षा, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एगो इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। दूसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन घूमेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, और तीसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इस प्रकार से हम इससे बहुत कुछ निकालते हैं, समझ में आई बात है क्या। ये सबसे हमें बहुत कुछ पता चलता है कि परमाणु कितने कक्षा है, कौन से परमाणु का कितना कक्षा है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालेंगे, सब बातें हमको पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से। तो इसका वाला एक वाला लिख दिया, क्योंकि एक वाला लगे, देखिए 2 वाला एक जगह 2 जगह है, यानी 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन दिया। 3 वाला तो सबसे अलग, एक में एक इलेक्ट्रॉन दिया। इसी प्रकार से मैं क्लोरीन का लिखूं तो क्लोरीन का क्या होता है, ये सब बातें को निकालना, सिंपल सी बात है, ठीक है। क्लोरीन का देखिएगा, तो क्लोरीन का मैं क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना ऐसे लिख दे रहे हैं, 11 होता है सोडियम का, क्लोरीन का 17 होता है।
क्लोरीन का 17 तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है 2 8 7। अब यहाँ पे देखिएगा एक बात ये लिखा गया है कि सोडियम धातु है, क्लोरीन अधातु है, तो रिएक्शन क्यों करेगा अस्थाई पाने के लिए। अस्थाई क्यों पाना चाहता है, वह चाहता है कि हम अक्रिय गैस के जैसा बन जाए। और कौन से, अपने नजदीकी, नजदीकी मतलब कौन का नजदीक मिलेगा उसका, तो बताइए सोडियम के नजदीक कौन अक्रिय गैस है, इतना तो पता चलता है ना। सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो बताइए किसके जैसा बनना चाहेगा। अरे भाई सोडियम का परमाणु संख्या 11, तो इसके नजदीक वाले 10 कहाँ गया, 10 वाला के जैसा बनना चाहेगा कि हम इसी के जैसा बनना चाहिए। क्यों, क्योंकि इसके बहुत नजदीक है। लेकिन क्लोरीन बता दीजिए, क्लोरीन किसके जैसा बनना चाहता है, तो नॉर्मल है बता दीजिएगा। क्लोरीन किसके जैसा बनना चाहता है, क्लोरीन बनना चाहेगा आर्गन के जैसा। क्यों, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 17, या तो कभी नियोन के पास जाएगा नहीं कि बहुत पीछे आ जा रहा है, लेकिन आर्गन इसके बगल में रहता है, इसी कारण ये इसके जैसा बनना चाहता है। और आपको बताया गया है, देखिए अक्रिय गैस क्या होते हैं, जिनके बाहरी कक्षा में फुल इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब कि बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। एक अपवाद होता है हीलियम, हीलियम का बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है और फुल फिल होता है। एस में 2 भरा आता है तो 2 भरा हुआ होता है, इसी कारण यह भी अक्रिय गैस होता है। ध्यान से देखिएगा, हीलियम का 2 का 2, इसको निकालेंगे तो 2 8, नियोन का निकालेंगे तो नियोन का कितना हो जाता है, नियोन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 होता है क्या, यानी बाहरी कक्षा में कितना 8 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार से हम आर्गन का निकालें तो आर्गन का 2 8 और 8, यानी बाहरी कक्षा में 8 8 दिख रहा है ना, अभी नहीं दिख रहा है। ऐसे करके निकालिएगा 1:2:p, तो आपको पता चलेगा कि पहला कक्षा में 2 गो, दूसरा कक्षा में 8 गो। तो सभी जितने भी अक्रिय गैस है ना, सब अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए ध्यान से लिखा हुआ और कहीं बात है, नोबेल गैस, अक्रिय गैस वैसे तत्व होते हैं जो प्राकृतिक में अस्थायी होते हैं। मतलब अस्थायी मतलब जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। सब बातें लिखा हुआ है। हीलियम एक ऐसा मतलब कि अक्रिय गैस है जिनके बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हमको नहीं जानना। ध्यान से देखिए, सोडियम किसके जैसा बनना चाहता है, नियोन के जैसा बनना चाहता है। तो नियोन के जैसा बनने के लिए सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को देगा कि लेगा, एक इलेक्ट्रॉन को दान देगा। बातें समझ में आई कि नहीं आई। अब आप अच्छी तरह से पढ़े हैं, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज होता है। माइनस चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज क्या होता है 1.6, यानी माइनस में होता है तो माइनस 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। ये बात अच्छी तरह से आप जानते हैं, ये बात क्लास 9 का है, फिर बोल दिए क्योंकि आप क्लास 9 में पढ़े हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉन को यह क्या करेगा, दान देगा। क्यों क्यों दान देगा, लॉजिक है ना। दान इसलिए देगा क्योंकि यह बनना चाहता है किसके जैसा, नियोन के जैसा बनना चाहता है। लेकिन क्लोरीन दान तो देगा नहीं, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, बोलिएगा कि 7 को निकाल देगा बाहरी, चले जाओ, चले जाएगा 7 को, क्या बोला गया है ना कि परमाणु कभी भी मतलब कि 7 इलेक्ट्रॉन को दान नहीं दे सकते। वह 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन को दे सकते हैं या तो ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन को कभी ग्रहण और दे नहीं सकते। इसी कारण से यह क्या करेगा, यह देगा नहीं, बल्कि में 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ग्रहण कर लेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो 2 8, और इसके बाहरी कक्षा में 8 आ जाएगा और बन जाता है किसके जैसा, आर्गन के जैसा। बल्ले बल्ले मैं भी स्टेबल। और जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन दान दे देगा, तो इसके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन ये भी बन जाता है नियोन के जैसा। अब देखिए ध्यान से, दोनों अस्टेबल हो गए, तो प्रत्येक परमाणु चाहता है कि हम अस्टेबल हो जाए, इसी कारण से वह क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। अब समझने वाली बात है, यह इलेक्ट्रॉन को दान देता है। जब कोई दान देता है तो उसपे प्लस चार्ज आता है, जानते हैं ना क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता था। इसी कारण से NaCl के साथ बॉन्ड बनाता है, तो Na पर प्लस चार्ज। क्यों, एक प्लस चार्ज, अब 2 को देगा तो 2 प्लस लिखा हुआ रहता, कहीं पे देखिए 2 को ग्रहण करेगा तो 2 माइनस लिखा रहता, ध्यान से कहीं नहीं देखिएगा। तो यहाँ पे 2 प्लस, अभी ऐसा एग्जाम्पल और देंगे। तो Na प्लस क्यों, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को दे दिया मतलब कि माइनस वाला दे दिया, बाहर ही तो प्लस में ना आएगा, सिंपल सी बात है। इसी प्रकार से क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा, ग्रहण करना मतलब माइनस चार्ज वाला ले लिया तो माइनस में ना आ गया, इसी कारण क्लोरीन पे माइनस चार्ज। अब ध्यान से देखिए NaCl का फॉर्मेशन कैसे, कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहाँ पे आगे बोला जाता है
प्लस चार्ज दिया मतलब कि इलेक्ट्रॉन को दान दिया तो क्या बनाएगा, धनायन। अरे भाई प्लस चार्ज दिया मतलब धनायन, धनायन मतलब कि यह कर्जा से मुक्त हो गया, माइनस चार्ज था वह दे दिया, कर्जा मुक्त यानी धनायन। अब यह कर्जा ऊपर से ले लिया, कर्जा ले लिया मतलब ऋणायन, ऋणायन मतलब कि निगेटिव चार्ज अपने ऊपर ला लिया तो निगेटिव हो गया। ये बातें समझ में आया होगा, प्रत्येक परमाणु इसके जैसा बनना चाहता है। अब आगे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आप अच्छी तरह से उतार लिए होंगे, ठीक है। उतार लीजिए, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ज्यादा नहीं, इसके बाद आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, यहीं पे मिटाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, नाम तो सुने होंगे मैग्नीशियम क्लोराइड। ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम यहाँ पे कितना, मैग्नीशियम धातु है या धातु, पहले ये जान लेते हैं। मैग्नीशियम यहाँ पे धातु और यहाँ पे क्लोरीन अधातु है ना, भी तुरंत बताए थे, मैग्नीशियम धातु क्लोरीन अधातु। इसी के साथ बहुत सारा आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ऐसा बना सकते हैं, कैल्शियम भी धातु है। ऐसा और एग्जाम्पल हो सकता है, बहुत सारा बताएंगे तो आप लिख लीजिएगा, इसके बाद और सब आएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉन की संख्या 12, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात है क्या। इसी प्रकार से क्लोरीन यहाँ पे कितना दिख रहा है भाई, क्लोरीन वहां पे एक था NaCl, NaCl मतलब कि क्लोरीन की संख्या एक, सोडियम की संख्या भी एक, यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे पीछे कुछ नहीं, एक, यहाँ पे क्लोरीन की संख्या 2 है, यानी 2 ठीक क्लोरीन है। तो क्लोरीन का हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 2, 8 और एक होता है, एक होता है क्या, 7 होता है भाई। समझ में आई बात। तो क्लोरीन यहाँ पे 2 थे, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, मैग्नीशियम एक है ना, तो मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में 2 गो इलेक्ट्रॉन है क्या, तो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 गो इलेक्ट्रॉन ऐसे दर्शा सकते हैं क्या। अभी आपका होगा कि कौची बूंदा बूंदा देते, तो इसको इलेक्ट्रॉन दर्शाया जाता है कि बाहरी कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन, तो उसको दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे थोड़ा सा रुक जाइए, ऐसा दर्शा करके हम लोग बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल पढ़ेंगे, बस अभी याद रख लीजिएगा। जब इलेक्ट्रॉन जो बाहरी कक्षा में होता है उसको दर्शाने के लिए बूंदा चिन्ह देते हैं, या तो छोटा सा क्रॉस देते हैं। और ऐसा होता है कि धातु रहेगा तो बूंदा और अधातु रहेगा तो क्रॉस। तो देखिए क्लोरीन यहाँ पे क्या, 2 गो, एगो क्लोरीन इधर बना दीजिए और एगो क्लोरीन इधर बना दीजिए, कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं ना। अब क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 गो इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 2 गो था ना, 2 गो बनाया ना, कैसे चलते, क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 को बना दीजिए, बोले ना अधातु पर क्रॉस लगा दीजिएगा और धातु पर बूंदा बूंदा, या तो बूंदा बूंदा भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो और एक यहाँ पे 7 आ गया, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसी प्रकार से इसमें भी तो 7 होगा ना भाई, 2, 3, 5, 6 और एक 7, यानी कि क्लोरीन के भी बाहरी कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन, उसको भी 7 इलेक्ट्रॉन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से देखिएगा, मैग्नीशियम क्या चाहेगा, अपने नजदीक वाले नियोन के जैसा बनना चाहेगा ना, बोलेगा कि हमको भी स्थायी बनना है, तो स्थायी बनने के लिए वह नियोन के जैसा बनना चाहेगा। नियोन के जैसा बनने के लिए क्या करेगा, वह 2 इलेक्ट्रॉन को देगा कि तैयार करना चाहेगा कि, इतना बताइए, आपको समझ में आ रहा होगा। मैग्नीशियम क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो क्या बन जाएगा वह, यहाँ पे नियोन के जैसा बन जाएगा। तो यह 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को देता है। समझ में आई बात है। लेकिन क्लोरीन को तो बातें खत्म की, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, और एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा तो 2 क्लोरीन 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, 2 गो क्लोरीन परमाणु है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। इसी कारण मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा था, ले लेता है। तो ध्यान से देखिएगा, क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 2, 4, 6 और एक 7 और एक 8 होगा, इतना बताइए। इसी प्रकार से एक और क्लोरीन है भाई, 2 क्लोरीन है, तो 2 को यहाँ पे देने के लिए है और 2 को ग्रहण करने के लिए, तो क्लोरीन के बाहरी कक्षा में 7 और एक 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। मतलब कि क्लोरीन के पास भी बाहरी कक्षा में 2, 8 और 8 यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, एक इलेक्ट्रॉन कितना बार, 2 बार ग्रहण किया, क्यों, क्योंकि 2 थे क्लोरीन है ना, एक क्लोरीन रहता तो एक बार में खत्म, लेकिन 2 को था तो 2 बार ग्रहण कर लिया। अब ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम दे दिया तो इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मतलब इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है, तो वह कर्जा से मुक्त हो जाएगा, तो जितना देता उतना प्लस चार्ज, तो Mg आप ऐसा देख लेंगे 2 प्लस रहता है,
क्यों रहता है 2+? अब समझ में आई क्या? क्योंकि यह 2 इलेक्ट्रॉन दिया है, लेकिन क्लोरीन Cl2, अब यहाँ पे 2 को माइनस लिखेंगे ना ना, क्लोरीन एक ही को लेता है, लेकिन 2 को था तो दोनों एक को ले लिया, इसी कारण Cl माइनस चार्ज लिख देंगे। यहाँ तक आपको बातें क्लियर होगा। इसी प्रकार से आप औरों को बना सकते हैं। एग्जाम्पल में हम दे देते हैं, बनाने के लिए बनाने का प्रयोग कीजिएगा HW के रूप में CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड का बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से Cl3 का बनाइएगा, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। एल्यूमिनियम का 3 होता, 3 को क्लोरीन यहाँ पे बनाना पड़ेगा, क्लोरीन की संख्या 3 है, बस 2 बना के लाइए, बहुत काफी है, इतना बनाने समझ में आ जाएगा। यहाँ तक आपको बातें बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। हाँ, थोड़ा सा नहीं समझ में आई बातें तो कृपया हमें माफ कीजिएगा। फिलहाल हम समझाने का बहुत ज्यादा प्रयास किए हैं और आपको समझ में आना चाहिए, नहीं तो आपको नहीं समझने का मतलब ये भी आता है कि आपका दिमाग यहाँ कंसंट्रेशन पे नहीं था। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा चीज होता है कि आपका कंसंट्रेशन कहाँ पे, इसी कारण एक बातें को भी गौर किया जाता है। क्लास 9th की भी बात है इसमें, क्लास 10th की भी बात है, तो थोड़ा सा पीछे का भी आपका रिविजन होता तो बहुत अच्छी तरह से आपको ये बातें समझ में आता होता। बाकी आज के लिए इतना ही छोड़ते, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। कुछ बातें और रह गई हैं, 2-3 लेक्चर में और खत्म हो जाएगा। बाकी इसके बाद एनसीईआरटी सॉल्यूशन देख लेंगे, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस आप लोग से अनुरोध करेंगे कि कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट